हेलो छात्रों, मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जैसे कि बहुत ही कम तैयारी में, या आपने बिल्कुल भी, अगर आपको जैसे मान लो पढ़ाई छोड़े आपको बहुत दिन हो गए या आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम या 12th बोर्ड एग्जाम किस तरह से पास कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपके लिए 12th क्लास 10th क्लास अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन भी उपलब्ध है। और अगर हमें 12th क्लास मैथ, 10th क्लास मैथ और 10th क्लास साइंस का अनसॉल्व्ड पेपर चैनल पे करा रहा हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी चैनल वीडियो को देखना चाहते हैं, तो अगर आपके लिए किसी भी प्रकार से ये सारे हमारे चैनल हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आइए वीडियो में देखते हैं आपके लिए। देखिए, अगर आप ये देखेंगे, आप इतने छोटा सा 20-30 मिनट का वीडियो भी नहीं देख पाएंगे। आप ये सोचे पहले कि अरे वीडियो भी छोड़ो, अगर आप 20-30 मिनट का वीडियो भी नहीं देख पाएंगे तो हमें लग रहा है आप बहुत बड़े लापरवाह हैं, क्योंकि आप 20-30 मिनट का वीडियो देख लेंगे। मैं ऐसा नहीं आपके लिए सब कुछ सिखा के जाऊंगा, मैं सब कुछ सिखा के आपको पढ़ा के नहीं जाऊंगा। मैं आपको कुछ तरकीब ट्रिक्स बताऊंगा कि उन ट्रिक्स को फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स, लगभग आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तब भी आप 50 से 60% मार्क्स पा सकते हैं। तो आइए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आप देखेंगे इस वीडियो को तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको पाएंगे बाद में वास्तव में आपको बहुत कुछ मिला है। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपके लिए, जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले मैं 10th क्लास की बात करता हूँ। 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में आपको पता है 6 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। तो 6 सब्जेक्ट में से आपको, जैसे मान लो ड्राइंग है, कुछ बच्चों में ड्राइंग होगी, तो ड्राइंग जो है, ड्राइंग में तो ज़्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं। ड्राइंग में तो भाई चित्र बनाना आता है और ज़्यादातर बच्चे ड्राइंग में पास हो जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। अब बात आती है सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में भी लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर का बच्चे, अगर थोड़ा बहुत आपको जानकारी है और थोड़ा बहुत 20 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो उसमें भी पास हो जाते हैं। बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो सामना करना पड़ता है 3 सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में, मैथ में और साइंस में। यानी इंग्लिश, मैथ और साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट्स में बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में बच्चे फेल होते हैं अक्सर। जो बच्चों की तैयारी कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है, या इनको पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से। बहुत से बच्चे गाँव दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास बेचारों ने मान लीजिए फॉर्म डाल दिया है या किसी भी प्रकार से रजिस्ट्रेशन करा दिया है किसी कॉलेज में और वो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके साथ बहुत बड़ी परेशानी रहती है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसे मान लिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आप मैथ की तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। मैथ की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, आपको पता होगा कि पिछले साल से बोर्ड एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और उन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम सबसे पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्लानिंग करेंगे कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें। देखिए, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक प्लान ये है, चाहे आप मैथ में हो, चाहे आप इंग्लिश में हो, चाहे आप साइंस में हो, चाहे आप सोशल साइंस में हो, चाहे आप ड्राइंग में हो, किसी भी, या चाहे आप हिंदी में हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको मैं एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप 20 क्वेश्चंस को एक बार पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप अगर उनमें से 1 या 2 क्वेश्चंस के बारे में भी जानते हो, उसको टिक कर लें। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि 20 क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद, और आपको एक बार नहीं पढ़ना है, उन 20 क्वेश्चंस को आपको कम से कम एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार फिर पढ़ना है। क्योंकि कभी भी हम किसी चीज को एक बार में देखते हैं तो हमें ये लगता है, किसी क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ेंगे तो हमें ये लगता है कि अरे इस क्वेश्चन के बारे में हमें कुछ नहीं आता है, या ये तो क्वेश्चन हमने देखा भी नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम से नया क्वेश्चन आ गया। तो पहली बार में हमको उस क्वेश्चन के बारे में ऐसा लगता है कि हमें नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा, सारे के सारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप एकदम शांति धैर्य पूर्वक 20 क्वेश्चंस को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप ये देखेंगे कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल जाएगा जो आप ऐसे ही आप टिक कर देंगे। 1 या 2 क्वेश्चन को आप ऐसे ही टिक कर देंगे और आसानी से आप उसको टिक कर लेंगे। तो मान लीजिए आपने 22 क्वेश्चन को पढ़ा, अगर आपने थोड़ा भी 4 दिन भी किताब खोल के देख ली, तो कम से कम आपको, मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं तो 2 क्वेश्चन आपको आ गए। अब 2 क्वेश्चन आपने क्या किए कि 2 क्वेश्चन आपने उसमें 20 ऑब्जेक्टिव में से 2 क्वेश्चन आपने सही से टिक कर दिए। अब बात बचे 18 क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो 18 क्वेश्चन बचे अब क्या करेंगे। अब मान लिया आपने 2 क्वेश्चन टिक कर दिए, उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद आप ये करेंगे कि शुरुआत से, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस तरह से, तो 1, 2 इस तरह से मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12। अब जैसे देखिए मैंने लिख दिया, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें कि मान लो एक क्वेश्चन से लेकर आप 3 क्वेश्चन को पकड़िए। आपने क्या करेंगे, इन तीनों क्वेश्चंस में सबसे पहले मान लिया आपने विकल्प ए पकड़ लिया, विकल्प ए पकड़ लिया, तो सब में विकल्प ए विकल्प ए विकल्प ए टिक कर दो सब में, मतलब जो भी OMR में भरने को आता है तो आप क्या करें, विकल्प ए को भर दें तीनों लगातार क्वेश्चंस में। इसके बाद अब आप अगले 3 क्वेश्चंस को पकड़िए। अगले 3 क्वेश्चंस में आप क्या करें, अगले 3 क्वेश्चंस में आप बी भर दें, बी भर दें या डी भर दें, मतलब जो ऊपर आपने विकल्प दिया वो विकल्प आप नहीं लेंगे, इस तरह से आप भर लें। अब आपने इनमें मान लो इसमें ए टिक कर दिया, इसमें हमने वी टिक कर दिया। अब मान लिए अगले 3 क्वेश्चंस की बात आती है, इन तीनों में आप सी को भर दें। अब आपने मान लो तीनों में सी को भर दिया, तो पहले ए 3 क्वेश्चन में, फिर अगले 3 क्वेश्चन में बी भर दिया, फिर अगले 3 क्वेश्चन में आपने सी भर दिया। अब देखिए अब अगले 3 क्वेश्चन की बात आती है, अगले 3 क्वेश्चन में आप क्या करें, डी भर दें, मान लो सब में डी भर दिया। अब डी आपने भर दिया, फिर अगले 3 क्वेश्चन आते, फिर उनमें ए भर दें या बी भर दें, फिर अगले क्वेश्चन हैं, फिर बी या सी पकड़ लें, फिर अगले क्वेश्चन हैं, फिर सी या डी पकड़ लें। तो इस तरह से आप क्या करें कि पहले बार 3 क्वेश्चंस को सेम विकल्प आप इस तरह 3 क्वेश्चंस का विकल्प जो है एक ही विकल्प भर दो, अगले 3 क्वेश्चन का एक विकल्प भर दो, और आपको वो नहीं भरना जो पहले भरा है, जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से भरना है। अगर आप इस प्रकार से भरेंगे तो आपने मान लो 2 क्वेश्चंस तो आपको आते होंगे, मान लो 2 क्वेश्चन आपको आ गए, और इस तरह से आप अगर 18 क्वेश्चंस को करेंगे तो इन 18 क्वेश्चंस में मिनिमम मैं बता रहा हूं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहां से सही हो जाएंगे। आप करके देखना, मैं मिनिमम मार रहा हूं 5 क्वेश्चन, मैं ज्यादा नहीं 6 नहीं मार रहा हूं, 5 क्वेश्चन मार रहा हूं। ये 18 में से अगर आप इस तरह से करेंगे 18 में से 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, मिनिमम मानना हूं। अरे 5 भी छोड़ो, आप 4 मानो, सिर्फ मैं 4 मान रहा हूं, कम से कम 4 मान रहा हूं। आप करके देखना, इतने से 4 से कम तो किसी हाल में नहीं जाएंगे, 4 से नीचे तो किसी हाल में नहीं आओगे, नहीं आप करके देखना, आप तुक्का मार के देखना। तो 4 क्वेश्चन आपके यहां से हो गए, 2 क्वेश्चन आपको आते हैं, तो टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 6, यानी 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें आपने 6 क्वेश्चन को, मतलब 6 नंबर आपने गेन कर लिए, आपको 6 नंबर आपने प्राप्त कर लिए। और ये कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सब सब्जेक्ट में 6 नंबर तो सब सब्जेक्ट में प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं इनमें भी गलती करते हैं, इनमें क्या करते हैं, वो मन में आया वो तुक्का मारते गए, मन में आया। अब मन में आया आपने, तो आप कभी कभी जरूरी नहीं है आपका एक भी सही नहीं जाता है, जरूरी नहीं 20 में से एक ही सही जाए, लेकिन आप अगर हमारी स्ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको लगभग, मैंने खुद इसको यूज करके देखा है स्ट्रिक को, तो खुद से मैंने देखा है, तो कम से कम आप 20 में से मतलब 18 में से आप 4 क्वेश्चन तो 100% आपके सही हो जाएंगे, आप करके देखें। अब बात आती है अगली, अब ये तो होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कि आप 20 क्वेश्चंस में थे आप 6 नंबर को गेन कर सकते हैं, कैसे करके मैंने बताया इस तरीके से। अब आपने 6 गेन कर लिए, आपको पास होने कितने चाहिए, आपको पास होने के लिए आपके लिए चाहिए 23 नंबर। कितने चाहिए, 23 मार्क्स चाहिए। 23 में से 6 आपको मिल गए। अब 6 आपको मिल गए, अब आगे क्या करेंगे, मैं मैथ की बात कर रहा हूं। ये तो किसी भी सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन आती है। अब मैं बात कर रहा हूं मैथ में। सबसे पहले मैं मैथ की बात करूंगा कि मैथ में आप 6 क्वेश्चन के 6 नंबर के अलावा आगे और नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए आप एक काम करिए कि सबसे पहले आप मैथ में, जैसे आपने देखा होगा कि मैथ में जो आप चैप्टर्स को पढ़ते हो, जैसे मान लो मैं एक चैप्टर ले लूं, आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने कह दिया द्विघात समीकरण ले लिया। अब द्विघात समीकरण में हमें पता है, द्विघात समीकरण के बारे में आपने देखा होगा, आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो आप इतना तो पता ही होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के मूल निकालने होते हैं या द्विघात समीकरण को हल करना है, तो हमें पता है, ये सूत्र तो पता ही होना चाहिए। अब मान लो ये हमें पता है सूत्र, अगर नहीं भी पता है फिर भी इसे छोड़ो। तो आप एक क्वेश्चन आ गया आपके लिए समीकरण बना के हल करने के लिए, आपको समीकरण जैसे कह दिया कि इस राम की उम्र इतनी है, 5 साल पहले इतनी थी, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है इसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करो, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। तो आपको पता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपके लिए हम किसी चर को बराबर मान के करते हैं,
कि एक्स और वाई मान लिया हमने, और एक्स और वाई हमने मान लिया कि माना हमने लिख लिया कि माना राम की उम्र एक्स है और माना श्याम की उम्र वाई है, या एक्स प्लस जो भी रिलेशन दे रखा है वो लिख लिया। आप एक्स और वाई मान सकते हैं, इतने में आपका कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। कोई अगर अब मान लीजिए अगला चैप्टर है, मान लीजिए समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में आपको कुछ भी ना पता हो तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए, अगर आपने चैप्टर खोल के भी देखा है तो आपको ये तो पता ही होगा कि समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसको ए मानते हैं और डिफरेंस होता है उसको डी मानते हैं। इस तरह से इतना कुछ आपको पता है और समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपने कुछ भी नहीं पता है, आपको समांतर श्रेणी का पहला पद दे रखा है, आपने लिख दिया कि ए बराबर मान लीजिए 5 दे रखा है, आपने लिख दिया। यानी जितना आपको कर पाया, आपने जितना भी उसमें से आपको क्वेश्चन कर पाए, आधा अधूरा चौथाई तिहाई पचौतिहाई जितना भी कर पाए आप उतने क्वेश्चन को कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब मैं हर चैप्टर के बारे में इस तरह से नहीं बता रहा हूं आपके लिए, आपको जितना क्वेश्चन आता है, आधा आता है आधा कर दीजिए, तिहाई आता तिहाई कर दीजिए, चौथाई आता चौथाई कर दीजिए, 1/5 आता है 1/5 कर दीजिए, जितना भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन की एक स्टेप आती है वो भी आप सॉल्व कर दीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया त्रिभुज का आ गया, अब बच्चे कह रहे हैं उसमें तो मुझे कुछ आता ही नहीं। अब त्रिभुज का क्वेश्चन आ गया, आपने देखा क्वेश्चन में लिखा है एक त्रिभुज, तो जैसे ही आप शब्द पढ़ो उसमें एक त्रिभुज, वैसे ही तुरंत आप क्या करें एक त्रिभुज बना लें। एग्जाम की बता रहा हूं मैं कि तुरंत एक त्रिभुज बना लें। कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, उन्होंने एक त्रिभुज कहा, आप तुरंत से एक त्रिभुज बना लीजिए। उन्होंने कहा एक त्रिभुज एबीसी, तो एक त्रिभुज बनाया उसमें एबीसी लिख दिए। आपको कुछ भी नहीं आता है लेकिन आपको इतना तो आता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तुरंत 3 भुजाएं खींचो, एबीसी त्रिभुज बना दो। आगे कुछ भी मत करो, आप अगर नहीं कर पाता कुछ भी मत करो, इतना ही छोड़ दो बना के। अब मान लीजिए आगे अगले चैप्टर में क्वेश्चन मान लीजिए निर्देशांक ज्यामिति का आ गया या त्रिकोणमिति का आ गया, तो आप कुछ ना जानते हो तो जो थोड़ा बहुत उसके बारे में क्वेश्चन के बारे में आप 2% भी जानते हो 10% भी जानते हो उतना कर दीजिए आप। ऊंचाई दूरी की बात आती है, आप ऊंचाई दूरी में कह दिया कि एक स्तंभ खड़ा है या कुछ भी खड़ा है, इस तरह से क्वेश्चन है, आप कुछ ना करो, आप तुरंत उसका चित्र खींच के छोड़ दो। इसी तरह से मान लीजिए वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन आ गया, आप उसमें क्या करें, उसमें भी आप कुछ ना करें, जो थोड़ा बहुत दे रखा है आपको पता है वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल वृत्त रहेगा, उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया कि एक वृत्त है, इसको इस प्रकार से हल करो, इसको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो या वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप तुरंत क्या करें, कुछ ना समझ में आया आपके तो आप एक वृत्त बना लें। आपको एग्जाम में कुछ भी समझ में ना आए आप तुरंत एक वृत्त बना लें। आपने वृत्त शब्द उसमें देख लिया, तुरंत वृत्त बना लें। अब वृत्त बनाने के बाद आप क्या करें, मान लीजिए त्रिज्या दे रखी है, अब वृत्त की त्रिज्या मान लो दे रखी है, मान लो 5 सेंटीमीटर, आप जानते हैं इतना तो आपको पता ही होगा, ना पता हो तो आप इतना तो जान ही जाएंगे अगर 1-2 दिन भी किताब खोल के देख लेंगे कि वृत्त की त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, या पहले से आप जानते होंगे। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो आप लिख लो r बराबर 5 सेंटीमीटर। कहते वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, आप उसको लिख लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब कहने का मतलब ये है, आप क्वेश्चन के बारे में जितना भी जानते हैं, आप जितना भी जानते हैं 10%, 2%, 4%, 5%, 6% जितना भी जानते हैं, आप उतना क्वेश्चन के बारे में लिख दीजिए। और हमने बताया 6 नंबर आपको पहले वैसे मिल चुके हैं, और आप क्वेश्चन के बारे में अगर हर क्वेश्चन में आप एक स्टेप लिख के आएंगे, हर क्वेश्चन में आप अगर एक स्टेप लिख के आएंगे, अब मान लीजिए पहले क्वेश्चन के 5 खंड, दूसरे क्वेश्चन के 5 खंड, तीसरे क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में, इसी तरह से अगर पूरे पेपर में मैं मान लूं 15 क्वेश्चन हो जाए पूरे पेपर में, 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा मैं मान लूं 15 क्वेश्चन है। अगर आप 15 क्वेश्चन के बारे में आप जरा सी भी उसके बारे में एक स्टेप अगर लिखे आए आप, तो अगर 15 क्वेश्चन में अगर एक नंबर मिलेगा तो आपके 15 नंबर यहां से मिल जाएंगे। समझने की बात है कि अगर आप 15 क्वेश्चन में एक स्टेप लिख के आएंगे, छोड़ के नहीं आने आपको एक भी क्वेश्चन। अगर आप छोड़ के आओगे तो भाई जैसी बात है, आप खुद समझते हो, कोरी कॉपी पे तो कोई नंबर नहीं देगा, कोरी कॉपी पे कोई भी नंबर नहीं देगा। तो आप अगर एक सब क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा छेड़ दिया, आपने एक स्टेप जानते थे, किसी के बारे में एक स्टेप लिख दी, किसी के बारे में सूत्र जानते थे, केवल सूत्र लिख दिया, किसी के बारे में चित्र जानते थे, उसका चित्र बना दिया, किसी के बारे में आप जरा सा भी जानते थे, वो आपने जरा सी भी बात लिख दी। दूसरी चीज,
आप अगला काम क्या करें, आप जो है 4-6 क्वेश्चंस को जैसे देख लें, जैसे एक कुछ आम क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं आपके लिए, द्विघात समीकरण से मूल बराबर हो, अगर समीकरण के मूल बराबर हैं और के का मान ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जाम में, खूब लाइन लगा के पूछा जाता है कि इस समीकरण के मूल बराबर हैं या मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो के का मान ज्ञात करो। इस टाइप के 4 से 10 क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। जैसे मैं बता दे रहा हूं, जैसे द्विघात समीकरण से के का मान निकालने को, रैखिक समीकरण से के का मान निकालने को, या के बोल देगा या एक कोई समीकरण दे देगा, उसमें कोई भी चर देगा, उसका मान निकालने के लिए। इसके अतिरिक्त त्रिकोणमिति की टेबल के सारे मान रख लीजिए आप, वहां से भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, सूत्र पूछ लेता है, कभी कभी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, ये सीधे सीधे सूत्र भी पूछ लेता है। तो एक आध क्वेश्चन आपको यहां से भी आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है, मतलब आपको थोड़ी बहुत जानकारी है। तो इस तरह से अगर आप देखें कि 15 नंबर आपको यहां से मिल गए और 6 नंबर आपको यहां से मिल गए, तो 15 और 6 आपके नंबर हो गए 21। कितने नंबर हो गए आपके? 21। अब 21 नंबर हो गए, आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 23 नंबर चाहिए। इसके अलावा मैंने क्या कहा, आपने एक्स्ट्रा जानकारी भी आपने कर ली है, ये आपको थोड़ा बहुत 2-4 नंबर की एक्स्ट्रा जानकारी आती है, आपने उसको भी लिख दिया, तो हम मान ले रहे 1-2 नंबर वहां से मिल जाएगा। अब 1-2 नंबर वहां से मिल जाएगा, आपको नंबर कितने मिल जाएंगे? 23। अब जब आपका 1 नंबर अगर कम हो रहा है, तो 1 नंबर की वजह से आपको फेल भी कोई नहीं करेगा, कोई नहीं फेल करेगा 1 नंबर की वजह से, कहेगा चलो 1 नंबर ये भी दे दो। 23 नंबर आपके आ गए एग्जाम में। 23 नंबर आपके आ गए यहां से, 30 नंबर आ गए आपके मतलब प्रोजेक्ट वाले, तो ये आपके हो जाएंगे 3 और 3 और 2 5, 53 नंबर आ गए। ये मैंने सबसे कठिन विषय है जो बच्चा समझता है गणित के लिए, मैंने उसके बारे में बात की है। इसी तरह से अब जैसे मान लो साइंस की बात आप करते हैं, साइंस के बारे में 6 नंबर तो 5-6 नंबर ऑब्जेक्टिव से आप ले लेंगे, मैंने बताया उसी तरकीब से। इसके बाद आपको आता है, अगली बात आती है आपकी कि हमारे लिए लिखने के लिए थ्योरी वगैरह जैसे आती है, आपको कुछ ना आए तो आप कुछ आम क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लें। जैसे बहुत आसान होते हैं, जैसे दूर दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है और प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन। मैं आपको 8-10 क्वेश्चन आम क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में हर बार पूछे जाना, उनके लिए एक स्वाभाविक सी बात है, वो हर बार पूछ लिए जाते हैं। ज्यादातर आप किसी भी सेट को उठा के देख लीजिए, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, इन क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो 4 से 10 क्वेश्चन है, आप वहां से तैयार कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो मान लो आपके लिए 4 नंबर का एक क्वेश्चन वहां से मिल गया, आपने तैयार कर लिए 4-5 क्वेश्चन, तो आपका 6 और 4 10 नंबर तो वहां से मिल गया। इसके अलावा आपको लिखने को आ गया कि भाई अन्य कई क्वेश्चन आते हैं जैसे लिखने के लिए आ जाते हैं। जैसे बायोलॉजी में ही कोई क्वेश्चन आ गया कि हृदय क्या है, हृदय की आंतरिक संरचना बताओ। आपके शरीर का अंग हृदय आप जानते हैं, खूब लोगों के मुंह सुना होगा, और आपने खूब सुना होगा कि दिल हृदय को ही दिल बोलते हैं। तो शरीर के जो अंग हैं उनके बारे में तो हम जानते होंगे थोड़ा बहुत, और उनके बारे में हम लिख भी सकते हैं। तो शरीर के अंगों के बारे में हम लिख भी सकते हैं थोड़ा बहुत। वहां से आप शरीर के अंगों के बारे में जो भी क्वेश्चंस आए, मैं ये मानता हूं कि शरीर के जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे उनमें 4-10 जो 5-6 क्वेश्चन आएंगे, उन 5-6 क्वेश्चंस में से एक ही 2 क्वेश्चन होगा जिनके बारे में कोई स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं जानता होगा। नहीं, हर एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके बारे में स्टूडेंट थोड़ा बहुत जानता होगा। तो आप जितना जानते हैं उतना उसके बारे में लिख दीजिए। आपके बॉडी के पार्ट्स हैं तो आप उनके बारे में जानते होंगे। तो अगर 10 नंबर आपके यहां से आ गए, तो 10 नंबर आप यहां से ले आएंगे कि आप थोड़ा बहुत बायोलॉजी के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत पर्यावरण साइंस के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत जीव विज्ञान के बारे उसके भौतिक विज्ञान के बारे में जानते हैं। तो उम्मीद है आपकी यहां से भी गाड़ी पार हो जाएगी। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में बहुत बड़ी चुनौती रहती है, कहते हैं इंग्लिश में कैसे करें। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको बता रहा हूं इंग्लिश में आप क्या तरकीब अपनाएंगे। जैसे आपको पता है भाई 5-6 नंबर तो यहीं से आप ले लेंगे। उसके बाद आपकी बात आती है कि वो आगे और नंबर कैसे प्राप्त करें। तो वो नंबर प्राप्त करने का मैं आपको तरकीब बता रहा हूं। जैसे इंग्लिश में आप क्या करेंगे, जैसे
आप इंग्लिश में आपके लिए एप्लीकेशन लेटर लिखने को आता है। क्या लेटर लिखने को आता है? एप्लीकेशन लेटर। तो आप क्या करें, एक काम करें कि इंग्लिश में आप एप्लीकेशन और लेटर के लिए इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको पता हो जैसे कोई एप्लीकेशन है तो यहाँ तो इतना तो सब में लिखते हैं टू द, अब मान लो प्रिंसिपल को लिखना है तो यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा, डीएम साहब को लिखना है तो यहाँ पे डीएम साहब आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर साहब को लिखना है तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब आ जाएंगे। यानी जिस भी अधिकारी कर्मचारी जिसको भी आपको लिखना है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब बताती ये हम कहाँ से पता चलेगा? ये तो पेपर में लिख के ही आ जाएगा कि राइट ए लेटर टू योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर, राइट ए लेटर टू योर क्लास टीचर, राइट ए, तो इस तरह से आपको वो लिख के उसमें आ जाएगा। तो वो तो आप वहीं से कॉपी कर देंगे। राइट ए लेटर टू योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिख देंगे। नीचे लिखते हैं पता, पता लिख देंगे अपने जिले का। अगली चीज क्या लिखेंगे? इतना आता है, इधर आएगा सर आ जाएगा, तो लिखते हैं क्या लिखते हैं? रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। इतना एप्लीकेशन सभी एप्लीकेशन में इतना सेम रहता है। आप इतना सेंटेंस जो मैंने बताया इतना मटेरियल आप याद कर लीजिए। टू द, जिस पर भी जो भी पदाधिकारी है वो, और उसके बाद उसका पता और पदाधिकारी का नाम, ये तो आपको पेपर देख के ही पता चल जाएगा। सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। इतना कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, आप सारे के सारे एप्लीकेशन में इतना चलेगा। अगर आपने इतना ही लिख दिया, इतना लिखने के बाद नीचे अपना नाम लिख दिया, नेम ये है मेरा, डेट ये है, गांव ये है, बीच वाला आपने छोड़ भी दिया, बीच वाला आपने छोड़ भी दिया, तो आपको एप्लीकेशन में अगर आपका 4 नंबर का एप्लीकेशन है तो 2 नंबर आपको देके जाएगा, यहां से 2 नंबर आपको यहां से देके जाएगा। अब बता दी जैसे उसके बाद आती है स्टोरी है। स्टोरी में आपको कुछ भी नहीं आता है, एक दो सेंटेंस की, एक सेंटेंस दिया है, एक दो शब्द की मीनिंग आती है, उस मीनिंग को आप लिखते जाइए। नहीं आती है उसको जीवते हो। जैसे मान लीजिए लिखा है कि राम बहुत शैतान लड़का है, ऐसे लिख दिया है। तो आपको राम की पता है तो राम तो लिख ही दोगे, इंग्लिश में लिख दिया राम। बहुत की स्पेलिंग आपको पता है वेरी। अब शैतान की स्पेलिंग आपको नहीं मालूम है, सपोज दैट, मान लो आपको शैतान की स्पेलिंग नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है तो जय बजरंगबली की ऐसे ही चलेगा, ले ऐसे ही चलेगा। शैतान का अगर आपको नहीं मालूम है तो शैतान का शैतान ही लिख दीजिए। कहने का मतलब आपको जो मीनिंग मालूम है वो लिख दीजिए, नहीं मालूम है तो वो भी चलेगा। तो आप इस तरह से लिख दें। इस तरह से आप स्टोरी को उल्टा सीधा कन्वर्ट कर दीजिए। अगर 4 नंबर की स्टोरी है आपको देके जाएगा, मैं कह रहा हूँ 1.5 नंबर देके जाएगा, 1 नंबर देके जाएगा, 2 नंबर देके, जो भी मिलेगा आपके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। इसके बाद अन्य टॉपिक भी बचते हैं, उन टॉपिक्स में भी थोड़ा थोड़ा आप लिखते जाएंगे, जो भी आपको लिख पाए, 2-4 शब्द, 4 शब्द, 6 शब्द, जो भी आपको लिख पाए। तो इस तरह से आप इसमें भी पास हो सकते हैं। ये आपका बहुत आसान तरीका है आपको पास होने के लिए। अब बाकी आप वैसे करेंगे कि भाई मैं बैठा रहूं और पेपर पूरा छोड़ के घर आ जाऊं, तब तो कोई भी पास नहीं कर सकता है आपके लिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है पास होने के लिए। देखिए मैंने ये तरीका अपनाया, मतलब जो मैंने कुछ बच्चों को बताया तो ये तरीका में बच्चे सफल हुए। मैंने ये मेथड आप कुछ बच्चों को बताया, जैसे मैं पिछले साल भी 2-4 से स्टूडेंट थे मेरे पास, कोचिंग जैसे लेने नहीं आए वो, कुछ बच्चे थे जिन्हें पढ़ाई नहीं कर पाई थी। हालांकि मेरे पास कुछ बच्चे कोचिंग पढ़ते थे, विद्यालय में पढ़ते थे, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो कोचिंग तो लेने नहीं आ पाए और ना पूरे साल उन्होंने पढ़ाई कर पाई। तो वो आए और पेपर के 2-3 दिन रह गए तो बोले सर ऐसा करो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर दीजिए। तो मैंने कहा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर टिक भी कर दूं तो एक रात में आप तैयार नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा आप नहीं तैयार कर पाएंगे। उन्होंने कहा ये भी बात आपकी सही है। मैंने कहा अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर दूं ऐसा तो नहीं है, मैं अगर सेम टू सेम पेपर टिक कर दूं यहाँ पर, आप उसको 2 दिन में तब भी तैयार नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर सपोज दैट मान लो अगर पेपर भी आउट हो जाए और आपको पूरा का पूरा पेपर टिक कर दिया जाए, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप तब भी तैयार नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसलिए नहीं कर पाओगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इतने ही पढ़ने वाले थे तो जाहिर सी बात है तब तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अक्सर बच्चे जो ऐसे होते हैं वो पढ़ने में अच्छे भी नहीं होते हैं।
तो मैंने उन बच्चों से कहा, मैंने कहा ऐसा करिए, आप इंपॉर्टेंट ना लगवाइए, ना इंपॉर्टेंट लगवाइए, ना कुछ करिए, इसी के चक्कर में ना पड़े आप मैं बता रहा हूँ वो मेथड अपनाएं। मैंने उनको यही मेथड बताया और बच्चे पास भी हो गए। अब पास नहीं होंगे बल्कि 60 प्लस मार्क्स, 60% प्लस मार्क्स। और ऐसे बच्चे हैं, मैं कह सकता हूँ आपको, ऐसे बच्चे हैं जिन्हें वास्तव में इन्होंने साल भर किताब खोल के नहीं देखी थी, साल भर किताब खोल के देखी थी। तो यही मैंने जो आप उनको मेथड बताया, मैं यही आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और ये ऐसा नहीं है 4-6-10 बच्चे थे, 4-6-10 बच्चे थे ऐसे, तो मैंने उनको इस तरह से बताया और वो कामयाब भी हुए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब देखिए लास्ट में मैं आपकी वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी से आप हमारे मेथड को इस्तेमाल तो बाद में करें। अगर अभी से टाइम है पढ़ाई के लिए तो आप अभी से पहले पढ़ाई करें, जितना भी आप तैयार कर पाए उतना तैयार करें। केवल पास होना बड़ी बात नहीं है, पास होने से ज़्यादा जरूरी है आपके लिए नॉलेज, क्योंकि आपको अगर नॉलेज नहीं है किसी भी टॉपिक पे, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पास होना तो, अब पास होने का क्या है, पास होना तो भर भर के पास हो रहे हैं, तो पास होना सब कुछ नहीं होता है। आपको अगर जीवन में कुछ करना है तो आपकी सबसे पहले आपकी नॉलेज काम आती है, कि आपको जो नॉलेज होगी वही आपके जीवन में आपकी काम आएगी। चलिए अब वीडियो को खत्म करते हैं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।